ओके 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 ओके, अब स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है भाई, अब हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, अब लोग इसी एक इसी से काम करेंगे, ठीक है। करते हैं, हम्म। अपन तीनों ने रिवीजन तो नहीं किया, पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कितना याद आ रहा है अपन को, मतलब खुद से सोचते हैं कि अगर ठीक राइट है अपन ने नहीं पढ़ा और आंसर लिख रहे तो अपन क्या क्या डायमेंशन में सोच सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। राइट। तो चलिए विशु, आप बताइए, आप बताइएगा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, और कृष्णदेव राय जी आप बताइएगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। और अरे मैं उसकी बात कर रही थी अभी जो अपन ये कर रहे क्रिटिक के लिए। अच्छा, क्रिटिक के बारे में। ओ हाँ अच्छा अच्छा, बिना पढ़े हुए यू वांट टू से कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्म हाँ करें, राइट। हाँ अच्छा हाँ। वैसा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए पहले पॉइंट्स गिना दीजिए। तो बताइए आप क्या लिखिएगा, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया कि constitution, making a constitution is a humongous task which was carried off by the Constituent Assembly in 2 years, 11 months, and 17 days. However, there are many scholars who criticize, ऐसा लंबा सा क्वेश्चन आ रहा है, criticize the constitution that was made. What are the possible responses to the criticisms that occur, है ना। तो पहली बात तो इस हम्म क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आपको ये नहीं बताना है कि क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें ये बताना है कि आप उनको काउंटर कैसे करोगे, ठीक है। तो जो कि पूछ सकता है, लेकिन इसमें एक एक्सप्लिसिट डिमांड है कि काउंटर बताना है, लेकिन इम्प्लिसिट डिमांड क्या है, पहले क्रिटिसिज्म लिस्ट कीजिएगा तब तो बताइएगा कि अच्छा इसका रिस्पॉन्ड क्या किए थे अम्बेडकर, या क्या किया जा सकता है, राइट। तो हम्म। राइट, तो चलिए हम लोग को क्रिटिसिज्म गिनाइए। विशु एक क्रिटिसिज्म गिना दीजिए। वही क्रिटिसिज्म, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ज़्यादा टाइम लगा, 2 years 11 month। ज्यादा टाइम लगा, अच्छा। अरे मतलब कि जो हाँ तुमने पूछा है कंपेयर ना टू, हाँ क्रिटिक। हाँ। हम्म। हाँ। नहीं ठीक है, इट्स वैलिड पॉइंट। इसी को दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। बल्कि हो गया हाँ। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ बल्कि ठीक है और ठीक वो बॉर्डरिंग वाला। है। हाँ राइट, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताइए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उन लोग डायरेक्ट इलेक्शन से ऐसे आए थे, बोला जाता है कि इलेक्शंस नहीं हुआ तो सबका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाया सही से ऐसे। राइट राइट। तो ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम थी। तीसरा आप ये बता सकते हैं कि इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज, जिसे हम्म। लक्ष्मीकांत में लिखा है कि एक था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सदस्य हनुमान, अरे यार, हनुमनाथ, अरे हम सर्च कर लेते हैं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो था एक आदमी, ठीक है। उसने उसने कहा था कि दिस दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है। हाँ कि किसी भाई, ने तो बोला था। हाँ, हनुमनाथैया, समथिंग लाइक दैट। ओके मेरे नेक्स्ट को सर, विशु। हाँ सॉरी, ओके। तब तो तक पॉइंट हाँ, बताओ। अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट मतलब कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस डोमिनेटेड था। हाँ एग्जैक्टली, गुड 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 गुड। हाँ अरे ये हनुमत भैया ने नहीं बोला था, ये सर आइवर जेनिंग्स ने बोला था। आइवर जेनिंग्स आपको पता होगा, बहुत बड़े हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है ना। तो उन्होंने बोला था कि लॉयर्स पैराडाइज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इतना डिटेलिंग है, इतना क्या कहते हैं नुआंसेस है कि इसका मतलब ये होता है, और लैंग्वेज इतनी घुमा फिरा करके है कि भाई साहब। तो खैर, अ, कितने पॉइंट हो गए, बल्कि टाइम टेकिंग, आप 2 पॉइंट बना सकते हो, उसको तोड़ के 2 पॉइंट बना दो, बल्कि और टाइम टेकिंग। तीसरा कांग्रेस डोमिनेटेड, चौथा लॉयर्स पैराडाइज, रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, 5 पॉइंट हो गए हमारे पास। और छठा हम्म, बताइए कृष्णदेव राय जी। और अब ना सेक्शन वाइज बताइए प्रॉब्लम, मतलब आप सोचिए सेक्शन वाइज कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स में क्या कोई प्रॉब्लम है, डीपीएस में क्या कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से। हम्म, याद नहीं आ रहा मुझे, तब तक कोई और बताओ, मुझे कुछ याद आते तो बताती। जो डीपीएसपी है, बहुत लोग क्रिटिसाइज किया था कि वो जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, राइट। तो अभी उसको जस्टिसेबल जस्टिसिएबल, क्यों नहीं है?
हाँ, वो बहुत लोग बोला था कि पुटिंग डीपीएसपी इन नॉन जस्टिसिएबल कैटेगरी इज लाइक हैविंग अ टूथलेस टाइगर, कि भाई कि वो ऐसा टाइगर जिसका दांत ही नहीं है, जब कोई जस्टिसिएबल ही नहीं है तो कोई, अब लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में कि भाई वेलफेयर स्टेट बनाना है, हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, हर किसी को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, हर किसी को फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये सब बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। और तो कोई, लेकिन कोई सिटीजन थोड़ी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में बोलने के लिए कि ये भाई हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिला है, या हमको हेल्थ केयर की सर्विस चाहिए, तो वो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जस्टिसिएबल नहीं है राइट्स। तो एक तरीके से लिखा तो हुआ है बढ़िया बढ़िया बात, लेकिन उसको कुछ है नहीं। तो ये एक बात हो गई। और कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा है? हाँ, वो वाला कर सकते हैं ना, हम्म। वो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गांधी के यस, जो भी प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो नहीं किए, यस, वो एग्जैक्टली। डीपीएसपी में डाल दिए। एग्जैक्टली, यस। और और फिर हाँ, बोरोविंग वाला तो अपन भूल ही गए, जो सबसे मेन है। हाँ, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, वो बोरोड तो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जैक्टली। और एक विंस्टन चर्चिल की आत्मा खुश हो जाए, उसने बोला था हिंदू हिंदू डोमिनेटेड है, ठीक है, कि हाँ। इसमें खाली हिंदू भरे हुए हैं। तो ये बात है। और क्या है? एक और पॉइंट आता है जिससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन है वो कि इट लैक्स थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी, कि मतलब आप, इसकी कोई थियरी नहीं है कि मतलब कोई समझा दे कि पार्ट 3 में ही फंडामेंटल राइट्स क्यों आया, उसके बाद डीपीएसपी क्यों आया। शुरुआत जो है वो, चलो शुरुआत समझ में आती है कि कोई भी जो राज्य है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, तो उसके राज्य के नाम और फिर ये सारी चीजों से शुरुआत होगी, फिर सिटीजनशिप आएगा, फिर फंडामेंटल राइट्स आएगी, डीपीएसपी आएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज आएगी, उसके बाद फिर जितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है कि कौन कैसे बनेगा, ये हर जगह नहीं मिलता है। ये इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा, सब कुछ बना हुआ है। तो ठीक है, ये सब हो गया। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। लाइक हम्म। समराइज कर दूं, क्विज है। हाँ, मैं करूँ। हाँ, सबसे कृष्णदेव राय पहले जी अपन महाराज, सॉरी मैं थोड़ा इज्जत देना, आप राजा थे। बल्कि और बोरोड से शुरू करते हैं ना, सॉरी यस, कंस्टिट्यूट असेंबली से शुरू लेते हैं कि पहले सभी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था उसमें, फिर जब बना यस, तो वो बल्कि और बोरोइंग बना, काफी टाइम टेकिंग था, उसको बनाने में भी लॉन्ग टाइम लिया, बट तब भी इतना बल्कि बनाए हैं। और यस, फिर वो लॉयर्स पैराडाइज है, यस, 3। नेचर उसका। और क्या और क्या क्या बोलता डोमिनेटेड है वो? है, हाँ हिंदू डोमिनेटेड, गांधी हिंदू की डोमिनेटेड। आइडियोलॉजिकल नहीं आई उसमें। इसको और ना ऐसे बांटिए, ऐसे ऐसे बांटिए, सारे क्रिटिसिज्म को ऐसे बांटिए कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के साइज पे क्रिटिसाइज कीजिए, कि भैया हाँ, और उसके टाइप पे, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, लॉर्ड्स पैराडाइज। 3 पॉइंट ऐसे ही हो गया। फिर बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डोमिनेशन पे क्वेश्चन कीजिए, कि हिंदू हाँ, डोमिनेटेड, लॉयर डोमिनेटेड, आपका क्या नाम है, और कुछ डोमिनेटेड था क्या वो? अ, नहीं, बस दो दो, हिंदू लॉर्ड और, से वो लीगल लैंग्वेज आ जाएगा ना। यस, यस, लीगल, लॉयर डोमिनेटेड एंड हिंदू डोमिनेटेड, तो 2 पॉइंट यहाँ से आ गए, तो टोटल 5 पॉइंट हो गए। और कांग्रेस भी था, कांग्रेस डोमिनेट था। हाँ, कांग्रेस हो गए, तो 6 पॉइंट हो गए ना, यस, गुड। तो छह हम्म, पॉइंट हो गए। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा कि क्या आइडियोलॉजी में। क्या क्या ये होना चाहिए था और वो नहीं है, तो हाँ, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंपल होना चाहिए था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ। अ, और क्या होना चाहिए था? थियोरेटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, तो 3 पॉइंट इसमें आ गए, ठीक है। हम्म। तो टोटल तो 9 पॉइंट पॉइंट्स हो हैं। गए फिर। 9 पॉइंट हो गए। तीन 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 तरह के क्रिटिसिज्म है। एक तरह का क्रिटिसिज्म है कि भाई ये क्या क्या डोमिनेटेड था, तो हिंदू डोमिनेटेड, कांग्रेस डोमिनेटेड, लॉयर डोमिनेटेड, लॉर्ड पैराडाइज, आइवर जेनिंग को भी कोट कर देना, एक्स्ट्रा मार्क्स। हम्म। और उसके बाद फिर क्या नाम है, दूसरा हो जाएगा कि भाई साहब क्या था, कि मतलब ये क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को फैट शेम कर दो, कि भाई ये मोटा है, ये ज्यादा टाइम लेता है, ये इसमें और कॉम्प्लिकेटेड वो भाषा लिखी। रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट छूट गया कि वो रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट का, इलेक्शन मतलब हाँ, नॉट रियल कंस्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव्स। का। हाँ, 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 ये हाँ, 10वां पॉइंट ओपिनियन हो मतलब जाएगा। सबको नहीं आ पाएगा। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, कि भाई इट इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल।
और 10 पॉइंट हो गए ऐसे, ठीक है, 10 पॉइंट लिख दोगे बहुत नंबर। तो उसके बाद फिर हाँ, तो प्रत्येक पॉइंट का ना आपको रिप्लाई लिखना होगा अच्छे से। तो उसमें आप रिस्पॉन्स क्या लिखोगे, कुछ में आप अम्बेडकर को कोट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर कोट करोगे कि भैया हम लोग जो है वो क्या लिखे हैं, रीजनेबली लिए हैं, है ना, कि भाई हमने जो है जो जरूरी है वही लिया है, ऐसा नहीं सब ले लिया है ऐसे। हाँ, ब्लाइंड भी कॉपी नहीं किया है। राइट। अरे एक क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है ना कि ये कॉलोनियल डॉक्यूमेंट है, कि भाई इसका इसका मेजर हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हाँ, हाँ, हाँ। 1935 से, है ना, है, ये तो इंस्पायर्ड क्रिटिसिज्म है। है ना। तो 11 हो गए हुँ, पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाओ इधर, क्या नाम है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, तो एक एक पॉइंट का क्रिटिसिज्म तो आप झेल लोगे ना, कि हाँ भाई अनगांधीयन का आप बोलोगे कि नहीं गांधीयन हम लाए, हम लोग अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर दिए, हम लोग हाँ। पंचायत ले आए, ये वो। तो ऐसे एक बात बनाना है, बेसिकली इंडिया को डिफेंड करना है, डिफेंड तो कर ही लोगे। एक तो लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग इतना पढ़े हुए हैं, तो आधा लॉयर हैं हम लोग, इतना जीरा कर लेंगे कि हाँ भाई ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को बोल दो कि नहीं, इसी को तो कहते हैं क्लियर एक्सप्लेनेशन, ढंग से बताया हुआ है, मतलब बोलने का तरीका है। तो हाँ, ये हो गया। ये सब हो गया, और तो कुछ नहीं था। चलो हिंदू नोट्स पे आ मेजोरिटी, जाते हैं। हाँ हिंदू हाँ, मेजोरिटी। अरे ये एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि लैक ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ, हो सकता नहीं है, वो भी 13 वुमेन थी, 289 में 13 हाँ, विमेन, तो कम नहीं है। तो उसमें पता चला तो कि फिर जो वो दुनिया, वुमेन की जो एक वो रहता है ना आइडियोलॉजी, और वो सब भी फिर उसमें कहाँ फिर आई फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, एक वो जो हाँ बोलते हैं हाँ, ना कि केयर एथिक्स होता है, वुमेन्स का जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, राइट राइट उस राइट। हिसाब से हाँ वो उनका तो वो नहीं तो आ आया पाया, ही कुछ। ये तो बाय द मैन फॉर द मैन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया इन लोगों ने। तो तो ठीक है, ये बढ़िया है, बढ़िया है। ये पता चला कि साला वो पूरा वर्ल्ड का थिंकर 10 गो पॉइंट क्रिटिसिज्म गिनाया था, यहाँ इंडिया का एस्पिरेंट 20 गो गिना दिया। गलत है ये सब। तो ठीक है, तो ठीक है, तो खैर अरे ये सब हो गया। हाँ, तो इसके बाद अम्बेडकर, हाँ ये एक इसको कोट करते हैं ना, ये क्या नाम है, हैना लर्नर्स एनालिसिस, है ना। हम्म, ये इसका पता नहीं कहाँ यूज होगा, ये पढ़ने में तो हमको बहुत मजा आया कि भाई हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ट्राई टू डू, मतलब मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, कि भाई दो किसी बात पे डिबेट हो गया, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया। तो पहला तरीका है डेफरल, डेफरल की मतलब नहीं अब इस पे बहस नहीं होगा, भाड़ में जाओ, ये सब अब बाद में अब ठीक करेगा। दूसरा है एम्बिगुइटी, कि कुछ उल्टा सीधा लिख दिया कि हाँ भाई क्लियर नहीं लिखा। तीसरा नॉन जस्टिसिएबिलिटी, कि भाई कुछ कुछ चीजें जो लग रही थी कि भाई इतना हार्श हम लोग फंडामेंटल राइट दे देंगे, या फिर इतना अजीब सा नियम जैसे काउ स्लॉटर है, तो अब एक रिलीजन के लिए वो सेक्रेड है और एक रिलीजन उसके लिए वो टेस्टी है, तो सॉरी मतलब खाता है उसको। तो तो बोले कि नहीं ये जो है, तो बोला कि ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डीपीएससी में डाल देते हैं, तो ऐसे नॉन जस्टिसिएबिलिटी से होकर। तो खैर, तो ये सब है। तो पता नहीं कहाँ यूज होगा ये इसका कहीं यूज दिखता है तुमको, सी हैना लर्नर का एनालिसिस का। क्रिटिक का ही पार्ट है क्या ये? क्रिटिक का पार्ट नहीं किसके? है, ये है कि पता नहीं, या अपने ही में एक ब्लॉक है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ा रहे थे, उसके क्रिटिसिज्म पढ़ा रहे थे, तो बीच में ही पढ़ा दिए कि भाई जो जो चीजें क्या बोलते हैं नहीं रिजॉल्व कर पाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो वो क्या तरीका अपनाई उससे बच के निकलने का। तो अब इसको कैसे, हमको नहीं लगता कि जीएस में इसका कहीं यूज होगा, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर कहीं मिले तो बताना, है ना। तो तुम लोगों ने किया है ना ये, हैना लर्नर वाला आया था ना सर के लेक्चर में। किया है ना। हाँ, हाँ है ना, तो हम पढ़ने में तो बड़ा मजा आया कि अच्छा ऐसे ऐसे किया, लेकिन उसको कहीं यूज नहीं कर पाया मैं। ठीक है, अम्बेडकर्स वार्निंग एंड इनसाइट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे सवाल आ सकता है, या तो GS 1 में आएगा या तो GS 2 में आएगा। व्हाट वाज अम्बेडकर्स वार्निंग एंड इनसाइट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्क्राइब इन
describe and analyze how many of those are relevant to in current times, ऐसा करके लिख दिया कुछ, या एस्से दे दिया। एस्से तो ध्यान क्यों हो जाएगा इस पे। तो आपको इसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। वो है कि उन्होंने एक बुक ही लिख दी थी, ग्रामर ऑफ एनार्की करके, कि हम लोग को इतना प्रोटेस्ट करने का और आंदोलन करने का आदत हो गया था कि अंबेडकर वॉज डाउटफुल कि भाई साहब ये लोग नहीं मानेंगे, अब ये जो है इनको कुछ भी चाहिए होगा तो ये डेमोक्रेटिक मीन्स से नहीं आएंगे, ये हर बात पे हड़ताल कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे। ये गांधी जी ने बुरी आदत लगा दी है। तो ही वाज लाइक कि भाई सुनो, अब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग आजाद लोग हैं, तो अब हर चीज पे हो हल्ला नहीं की जरूरत नहीं है, प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, आप डेमोक्रेटिक तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्ड ग्रामर ऑफ एनार्की, कि मतलब अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बार बार प्रोटेस्ट करना, अननेसेसरीली क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना, इज नथिंग बट अ ग्रामर ऑफ एनार्की, है ना। एनार्की का व्याकरण है, अराजकता का व्याकरण है। ठीक है। एनार्की मतलब होता है अराजकता। तो ठीक है। ये एक बात हो गया। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज होने चाहिए, वही बोल रहा हो कि हर चीज का जवाब प्रोटेस्ट और आंदोलन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल वो जो 33% रिजर्वेशन है विमेन का इन लेजिस्लेटिव, that's how you give political representation to women. It was a good step, पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन लिया तो गया, राइट। तो अंडरस्टूड, हम्म राइट। एक अंबेडकर को बहुत समस्या थी हीरो वर्शिप से, जो स्टेटस आज मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है, वही उस समय गांधी जी का था। तो लोग बहुत ब्लाइंड सपोर्टर थे उस समय गांधी जी के। तो मतलब अंबेडकर का कोट है कि भक्ति इन पॉलिटिक्स, भक्ति इन स्पिरिचुअलिटी इज अ रोड टू हेवन, बट भक्ति इन पॉलिटिक्स इज अ रोड टू हेल। तो ये अंबेडकर का स्टेटमेंट था गांधी जी के अगेंस्ट, कि गांधी जी जो किस जितनी भक्ति होती है उतनी नहीं होनी चाहिए, सबको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि हाँ, चौथा पॉइंट ही वांटेड, तुम जितना थोड़ा बहुत भी अम्बेडकर को यू पीपल नो, तो ही वाज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ हैविंग अ सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बेयर मिनिमम है, लेकिन ही यूज्ड टू से कि भाई सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोसाइटी को इक्वल, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड ड्राइव सोशल डेमोक्रेसी। सोसाइटी चूंकि अनइक्वल है, तो और इसी चलते पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाती है। तो हिज आर्गुमेंट वाज पॉलिटिक्स शुड चेंज द सोसाइटी, और सोसाइटी शुड बिकम मोर एंड मोर इक्वल। ठीक है। तो वो वही कह रहे थे कि वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वेयर वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, हम ऑन लेवल सबको बराबर वोटिंग राइट्स है, ये है वो है, बट हम एक सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी है विच इज सच एन अनइक्वल, इकोनॉमिकली अनइक्वल है। लिटरेसी रेट हमारा उस समय बहुत गंदा था, 4% वेमेन लिटरेट थी, 12% मेन लिटरेट थे, ये हालत थी। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, सोशल तो जान ही रहे हैं, हम लोग से ज्यादा सोशली अनइक्वल कौन होगा। तो ये सारी चीजें हैं। और वहीं ऑन पेपर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि हर आदमी इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो इससे बड़ा एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है। तो इसी को चेंज करने की जरूरत है। डायनामिक डेमोक्रेसी इज सम a democracy where constantly the politics changes the society and the economics of the country। ठीक है। मोर एंड मोर इक्वल होता चला जाता है। तो एक अम्बेडकर की वार्निंग ये थी कि हमें एक इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करना होगा। और पांचवा उनका जो सबसे बढ़िया पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर। ही वाज लाइक एक नई मोरालिटी जो हमारे पास बचपन से नहीं है, वो हमें अब डेवलप करनी होगी जब हमारे पास एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इट इज अबाउट कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको अपने जीने का पार्ट बनाएं। अगर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो हमें होना चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट। अगर लिखा हुआ है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, वुमेन्स डिग्निटी, तो हमें होना चाहिए, है ना। अगर अगर लिखा हुआ है कि भैया इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो आपके मन में कंपैशन होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो इतनी आइडियल है, लाइक कंपैशन फॉर एनिमल्स, ये सारी चीजें। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है, वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप जानवरों से प्यार करते हैं तो आप पर्सनली बहुत अच्छे आदमी है, नहीं, आप एज एन इंडियन सिटीजन अच्छे इंडियन सिटीजन है अगर आप जानवरों से एम्पैथी रखते हैं।
तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला पॉइंट। तो 5 पॉइंट्स: ग्रामर ऑफ एनार्की, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, तीसरा एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, चौथा क्या नाम है, हीरो वर्शिप के अगेंस्ट, नो हीरो वर्शिप, और पांचवा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, ये 5 इनसाइट्स थे अम्बेडकर के, और उनकी वार्निंग्स भी थी कि इनको ध्यान से देख लो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जा सकता है। अंडरस्टूड? क्या लग रहा है? हाँ ठीक है। Right? This is turning into a class. I'm really sorry. ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं फिर इसमें, मतलब क्रिटिसिज्म है, उस क्रिटिसिज्म हम लोग गिन ही लिए, उसका रिप्लाई हम लोग सोच ही लिए, कुछ अम्बेडकर के वार्निंग्स डाल देंगे तो वैल्यू एडिशन हो ही जाएगा। और बस और क्या है, एक वो जो की टेक अवेज करके एक पॉइंट है, उसमें बस ये, वो उसमें एक अच्छा कंक्लूजन लिखा हुआ है बस, कि देखो क्रिटिसिजम्स जो है वो बताते हैं कि हम लोग जो है कितना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, सोशियोलॉजिकली, सोशियो पॉलिटिकली, और बहुत सारे ऐसे जो कंसर्न्स हैं, जो क्रिटिसिजम्स थे, वो अमेंडमेंट्स के साथ क्या कहते हैं, चेंज हुए हैं। तो तुम ये भी गिना सकती हो कि मतलब कितने हुए, मतलब इट्स लाइक 130, इस बार शायद 138 अमेंडमेंट आया ना, तो उस समय जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि लेटेस्ट कितना हुआ अमेंडमेंट चल रहा है, तो उसको कहीं इस तरह के आंसर में उपयोग किया जा सकता है कि अभी जो है कितना अमेंडमेंट्स चल रहा है। पता है, डेटा और कुछ नहीं होता है, डेटा कितने आर्टिकल्स हैं, कितने क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स हुए हैं, इन सब को आप पॉलिटी के आंसर में एक ना एक जगह कहीं यूज करके आ जाओ मेरे ख्याल से। काहे कि ये बहुत बेसिक डेटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इससे लगेगा कि मतलब आप, पता है, अगर कहीं लिखा रहता है कि इंडिया की जीडीपी 3% से ग्रो होकर के 6% हो गई, तो एग्जामिनर को लगता है कि ये रट क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि अभी तक 130 135 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि इसको याद, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है, मतलब कि डेटा लोग याद रखता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक, कि मतलब जो श्योर शॉर्ट यूज कर सकता हो, लेकिन ये सब चीज चलते फिरते आदमी को याद हो जाता है। कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, है ना, कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। अभी छोटा सा डेटा है, ये कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, बट जस्ट इमेजिन कि आप इस छोटे से डेटा को यूज कर रहे हो, तो कि 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, लिस्ट्स एंड ऑल दैट। तो अगर इसको आप कहीं आप यूज कर पाओ आंसर में, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट कि भाई इस डेटा को भी उपयोग कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं डीपीएसपी कोट कर पाओ, कहीं छोटा आर्टिकल 16 17 इस तरह की चीजें कोट कर पाओ, तो इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इससे ना एक वो होता है कि आदमी को पता चलता है कि इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, हाँ, गुड। हाँ सही है। राइट। अब अगला चैप्टर जो था वो था बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तो उसमें फिर अपना अमेंडमेंट शेड्यूल से सब आ जाएगा, तो वो हम लोग ढंग से करेंगे। आज यहीं पे रहने थे फिर। हाँ, हाँ एक लेक्चर तो हो गया ना, इतना ही था इसमें। हाँ, एक लेक्चर तो हो गया। तो ठीक है, गुड नोट से इनफ। कोई पॉइंट बचे तो नहीं थे, हो गए थे ना सारे क्रिटिसिज्म के। मैं देख लेता हूँ एक बार, एक सेकंड। ये तो माइंड मैप से देख रहा था ना मैं देख लेता हूँ। Where is this merged PDF? Yes. So, uh, ऑल्सो अच्छा, पता है, मैं बस एक बात कर रहा हूँ, मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। मुझसे अखबार जो है वो प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है। मेंस में वैल्यू एडिशन में यूज कर लूंगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे। उतना मैं नहीं रख पाऊंगा और याद भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिलाई करूंगा, मतलब एक कोर्स ले लूंगा करंट अफेयर्स का, उस पर रिलाई कर लूँ। कोर्स प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का। हाँ, मतलब इट्स लाइक मतलब वो है ना। अरे एक सेकंड रुक जाओ, मैं पॉज करूँ। ये जो ईपीएफओ का यार थोड़ा बता दो। तो इस रिकॉर्डिंग को एंड कर दें?
एंड नहीं हुई थी? अच्छा अभी एंड कर कर देते दो। हैं। ठीक है, बाय बाय।